ये क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसे 1.5 की स्पीड से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। असमानता को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावों और कारणों का वर्णन कीजिए। असमानता का अर्थ है समाज में संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और प्रतिष्ठा के असमान वितरण से है। जब समाज के कुछ वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और अन्य वर्गों को बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है तो यह स्थिति असमानता कहलाती है। भारतीय समाज में यह मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, जाति, लिंग, धर्म और क्षेत्रीय स्तर पर देखी जाती है। अंतर्निहित कारण जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्थिरीकरण ने कुछ जातियों को अवसर से दूर रखा है। आर्थिक विषमता, धन और पूंजी का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में होने से गरीब और अमीर की खाई गहरी हुई है। लैंगिक भेदभाव, प्रतिसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के कम अवसर मिलते हैं। दुष्प्रभाव, शैक्षिक पिछड़ापन, गरीब परिवार बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में असमर्थ होते हैं जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी अज्ञानता बनी रहती है। सामाजिक असंतोष और अपराध, अवसरों की कमी युवाओं में कुंठा पैदा करती है जिससे सामाजिक अपराध और अशांति बढ़ती है। स्वास्थ्य स्तर में गिरावट, संसाधनों के अभाव से वंचित वर्ग कुपोषण और बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं जिससे मानव पूंजी का ह्रास होता है। वंचना से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार, कारणों तथा बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव को उदाहरण समझाइए। वंचना वह स्थिति है जिसमें किसी समूह, व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा की समान और अपेक्षित सुविधाओं, अनुभवों या संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है। यह केवल भौतिक अभाव नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसरों को छीन जाना है। वंचना के प्रकार और कारण। आर्थिक वंचना, निर्धनता के कारण बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास की कमी। सामाजिक सांस्कृतिक वंचना, जाति या धर्म के आधार पर सामाजिक बहिष्कार या हीन भावना का शिकार होना। शैक्षिक वंचना, आसपास विद्यालयों का न होना या पढ़ाई के लिए उपयुक्त वातावरण न मिलना। बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव। वंचना का बच्चों के संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक असलम क्षेत्र में रहने वाले बच्चे आर्थिक वंचनाग्रस्त होते हैं को घर पर न तो शांत माहौल मिलता है और न ही सीखने के साधन जैसे पुस्तकें या इंटरनेट। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे विद्यालय में अन्य बच्चों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है जिससे वे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। पोषण की कमी के कारण उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के अवसरों की समानता के लिए किए गए प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक विषमताओं को दूर करना और समाज के सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसरों प्रदान करना था। इस नीति ने माना कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का लोकव्यापी कारण अनिवार्य है। मुख्य प्रावधान। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की में साक्षरता बढ़ाने और उन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष छात्रवृत्ति और सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की है। अनुसूचित जाति एससी और जनजाति एसटी के लिए आदिवासी क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना, उनके बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण और उनकी बोलियों एवं प्रारंभिक शिक्षण प्रणाली सामग्री करने पर बल दिया गया है। अल्पसंख्यक और समाज के पिछड़ेपन वर्ग। इसके शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और छात्रवृत्तियां सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग बच्चों के लिए विकलांग बच्चों को समान बच्चों के साथ एकीकृत शिक्षा देने और गंभीर रूप से दिव्यांगों के लिए विशेष संस्थान स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। प्रश्न संख्या 4, शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? इसमें शिक्षक की भूमिका तथा लड़कियों की शिक्षा के उपायों को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक जैसी शिक्षा दी जाए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक बालिका को बिना किसी जाति, लिंग, वर्ग या धर्म के भेदभाव के उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार विकास के पूर्ण एवं निष्पक्ष अवसर प्रदान हो। शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक कक्षा कक्ष में समानता की संस्कृति का निर्माण करते हैं। उसे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सभी बच्चों को समान रूप से भागीदारी एवं अवसर देने चाहिए, और वह कमजोर या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उनकी झिझक दूर कर सकते हैं। लड़कियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उपाय। लड़कियों के नामांकन और ठहराव के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं और मुफ्त यूनिफॉर्म पाठ्यपुस्तकों प्रदान करना। महिला शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्राथमिकता देना ताकि छात्राओं और उनके अभिभावक सुरक्षित महसूस कर सकें। पाठ्यचर्या को जेंडर संवेदी बनाना ताकि पाठ्यपुस्तकों से लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सके। प्रश्न संख्या 5, शिक्षा में समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी दार्शनिक और व्यवहारिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत समान और विशिष्ट जैसे शारीरिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से मंद और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही समान विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दिया जाता है। यह विविधता के अवसर और इस सब के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकृति एवं प्रत्यय कंसेप्ट एंड नेचर लचीलापन। इसके प्रकृति बेहद लचीली होती है, जिसमें शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल रूप ढाला जाता है। भेदभाव का अंत। यह पृथक्करण का विरोध करती है। यह मानती है कि कमी बच्चे में नहीं बल्कि व्यवस्था में हो सकती है, जिसे सुधारने की जरूरत है। समान भागीदारी। यह केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पाठ सहगामी गतिविधियों में भी सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह प्रत्येक बच्चे के आत्मसम्मान और अधिकारों को मान्यता देती है। प्रश्न संख्या 6, निजी विद्यालयों की अवधारणा को स्पष्ट करें। समान स्कूल प्रणाली आयोग 2007 के अनुसार इसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। निजी विद्यालय। प्राइवेट स्कूल्स वे संस्थान हैं जिनका प्रबंधन, संचालन और वित्तीय व्यवस्था किसी व्यक्ति, ट्रस्ट या निजी संस्था द्वारा की जाती है, न कि सरकार द्वारा। ये विद्यालय आमतौर पर शुल्कों पर निर्भर होते हैं और उनमें स्वायत्तता अधिक होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर निजीकरण तेजी से बढ़ा है, जिसने शिक्षा में एक नया वर्ग विभाजन पैदा कर दिया है। समान स्कूल प्रणाली। कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन 2007 के प्रावधान। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गठित मुचकुंद दुबे आयोग मुचकुंद दुबे आयोग 2007 ने समान स्कूल प्रणाली की वकालत की है। निजी विद्यालयों के संदर्भ में इसके मुख्य विचार निम्नलिखित है। सामाजिक दायित्व और विनिर्माण। निजी स्कूलों को पूरी तरह व्यावसायिक होने से रोका जाए और उन पर सरकारी विनियमन लागू हो। कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। वंचित और गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में अनिवार्य रूप से निःशुल्क सीटें आरक्षित की जाए, जो बाद में आरटीई 2009 की धारा 12(1)(c) में मुख्य रूप से 25% आरक्षण बना था। अधोसंरचना और मानक। निजी स्कूलों को भी फीस और बुनियादी ढांचों के तय मानकों का पालन करना होगा। प्रश्न संख्या 7,
असुविधा प्राप्त अभिवंचित वर्ग के बच्चों को सामाजिक आर्थिक रूप से विद्यालयों द्वारा किसी प्रकार उन्नत किया जा सकता है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम भी बताएं। असुविधा प्राप्त या अभिवंचित वर्ग के बच्चे के पास शैक्षिक संसाधनों की कमी होती है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रहती है। विद्यालय इस अंतर को पाटने में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। विद्यालयों द्वारा उन्नयन के तरीके समतामूलक व्यवहार विद्यालय में इन बच्चों को बिना किसी भेदभाव के स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना। कौशल विकास समान शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक और व्यावसायिक कौशल सीखना ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। अतिरिक्त शैक्षिक सहायता उपचारात्मक शिक्षा रेमेडिकल टीचिंग के माध्यम से उनके अधिगम स्तर को सुधारना। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना पीएम पोषण बच्चों के पोषण स्तर को सुधार और स्कूल में ठहराव बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क शिक्षा पोशाक राशि और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां ताकि आर्थिक तंगी बाधा न बने। प्रश्न संख्या 8 आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कौन सी बाधाएं हैं तथा उपाय बना है? आधुनिकीकरण एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई समाज पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर तार्किक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील मूल्यों को अपनाता है। यह केवल आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधाएं रूढ़िवादिता और अंधविश्वास समाज के बड़े हिस्से में आज भी पुरानी कुरीतियों और वैज्ञानिक सोच का अभाव शिक्षा के आधुनिकीकरण के बाधक हैं। डिजिटल डिवाइस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक प्रयोगशालाओं की उपलब्धता में भारी अंतर है। परंपरागत शिक्षण पद्धतियाँ रटने की प्रकृति और बाल केंद्रित शिक्षा का पूर्ण रूप से लागू न हो पाना। सुझाव एवं उपाय पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित और सूचना प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप में शामिल करना। शिक्षकों को आधुनिक आईसीटी उपकरणों के प्रयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण देना। मूल्यों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद का समावेश करना। प्रश्न संख्या 9 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन के मापदंडों एवं प्राथमिक शिक्षा में इसकी उपयोगिता का हल स्पष्ट कीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं है बल्कि शिक्षार्थियों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्षों का सर्वांगीण विकास करना है। यह शिक्षा जीवन उपयोगी और प्रासंगिक होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुख्य मापदंड योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक, बाल मनोविज्ञान को समझने वाले शिक्षकों की उपलब्धता, सकारात्मक कार्यक्रम पर्यावरण, भय मुक्त, आनंददायी और बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण होना चाहिए। उपयुक्त अधोसंरचना, पर्याप्त शिक्षण सामग्री जैसे टीएलएम, पुस्तकालय, खेल का मैदान और स्वच्छ पेयजल, शौचालय इत्यादि होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में उसकी उपयोगिता प्राथमिक स्तर पर बच्चे के जीवन की नींव होता है। यदि इस स्तर पर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होती तो बच्चे में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुदृढ़ होगी, जिससे बच्चों में तार्किक सोच और खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। स्कूल छोड़ने की दर में कमी आती है और आगामी बच्चे शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। प्रश्न संख्या 10 शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। पहला समग्र शिक्षा अभियान। यह सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलकर बनाया गया है। एक एकीकृत कार्यक्रम है
जिसका उद्देश्य प्री स्कूल से 12वीं तक समावेशी और न्यायसंगत स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना है। निपुण भारत शिक्षण बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी सुनिश्चित करने के लिए 2026-27 तक ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य है। दीक्षा पोर्टल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण सामग्री ई बुक्स और प्रशिक्षण मॉडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निष्ठा यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जिससे उनकी शिक्षण कला में गुणात्मक सुधार आता है। प्रश्न संख्या 11 भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा और संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में शिक्षा को लोक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना गया है। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय है, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। प्रमुख संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, अन्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का बीजारोपण करना है, ताकि वे एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। प्रश्न संख्या 12 शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करें। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का तात्पर्य देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के विद्यालय तक पहुंचाना, उनका नामांकन कराना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी कराना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने देश के कोनों कोनों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 इसने कानूनी रूप से मुफ्त शिक्षा को अनिवार्य बनाकर बुनियादी ढांचागत मानकों छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 30 छात्र पर एक शिक्षक और गैर भेद भावपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया को कड़ाई से लागू किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए सुदूर क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, ताकि वे बीच में पढ़ाई न छोड़ सकें। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 13 प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय, वेस्टेज और अवरोधन स्टैग्नेशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके कारणों का वर्णन कीजिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में अपव्यय और अवरोधन दो सबसे बड़ी समस्या है, जिनका विश्लेषण सर्वप्रथम हार्टोज समिति 1929 ने किया था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में अपव्यय और अवरोधन दो सबसे बड़ी समस्या है, जिनका विश्लेषण सर्वप्रथम हार्टोज समिति 1929 ने किया है। अर्थ अपव्यय वेस्टेज किसी व्यक्ति का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। इससे उस पर खर्च हुआ समय, धन और प्रयास बेकार हो जाता है। अवरोधन स्टैग्नेशन किसी बच्चे का एक ही कक्षा में एक से
अधिक वर्षों के लिए रुक जाना या अनुत्तीर्ण होते रहना अवरोधन कहलाता है। मुख्य कारण: आर्थिक कारण: बच्चे गरीबी के कारण माता पिता बच्चे को घरेलू काम और बाल श्रम में लगा देते हैं। सामाजिक कारण: बाल विवाह, लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता और असुरक्षित माहौल। विद्यालयीय कारण: अरुचिकर शिक्षण विधियां, शिक्षकों का कठोर व्यवहार और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय की कमी। अब प्रश्न संख्या 14, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम क्या है? इसमें वर्णित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ है। यह संविधान के अनुच्छेद 21A को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। प्रमुख प्रावधान: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी। 25% आरक्षण: निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। नो डिटेंशन पॉलिसी: प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। हालांकि हाल के संशोधनों में राज्यों को कुछ छूट दी गई है। शारीरिक दंड पर निषेध: बच्चे को किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न देना कानूनन अपराध है। स्कूल प्रबंधन समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या निहितार्थ है? सविस्तार चर्चा करें। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देते बल्कि देश के शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा भी तय करते हैं। इनका शिक्षा पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 और 15 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, जन्मस्थान या धर्म के आधार पर किसी भी सरकारी या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह सह शिक्षा और समावेशी कक्षाओं के आधार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कारखानों या बाल श्रम में लगाने पर रोक लगाता है। इसका सीधा निहितार्थ है कि यह है कि उस उम्र में बच्चे का स्थान कारखानों में नहीं बल्कि स्कूल में होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार: अनुच्छेद 28, 29 और 30 यह प्रावधान करता है कि पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जिससे शिक्षा की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति बनी रहे। साथ ही अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थान चलाने की आज़ादी मिलती है। प्रश्न संख्या 16, सार्वभौमिकरण के निर्धारित मानक क्या हैं? सविस्तार चर्चा करें। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को पूरी तरह सफल मानने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर 4 मुख्य मानक निर्धारित किए गए हैं। सार्वभौमिक उपलब्धता: यूनिवर्सल प्रोविजन: प्रत्येक बच्चे के घर के पास प्राथमिकी के लिए 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिकी के लिए 3 किलोमीटर के भीतर स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सार्वभौमिकरण: निर्धारित आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का विद्यालय के रजिस्टर में नाम दर्ज होना। कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर आउट ऑफ स्कूल न रहे। सार्वभौमिक ठहराव: यूनिवर्सल रिटेंशन: केवल नाम लिखवाना काफ़ी नहीं है बल्कि बच्चे कक्षा 1 से 8 तक की अपनी पढ़ाई बिना बीच में छोड़े, ड्रॉप आउट किए लगातार पूरी करे। चौथा, सार्वभौमिक उपलब्धि यूनिवर्सल अचीवमेंट: इसका संबंध शिक्षा की गुणवत्ता से है। सभी बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग प्राप्त होना चाहिए, यानी वे
अपनी कक्षा के अनुरूप वास्तविक ज्ञान और कौशल सीख सकें। प्रश्न संख्या 17, शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन इन एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में नवाचार का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नए विचारों, नवीन तकनीकों, आधुनिक पद्धतियों और रचनात्मक प्रयोगों का समावेश करना। बदलते वैश्विक परिदृश्य और ज्ञान विस्फोट के इस दौर में परंपरागत रटने वाली शिक्षा अप्रासंगिक हो चुकी है। इसलिए नवाचार अत्यंत आवश्यक है। नवाचार की आवश्यकता क्यों? जटिल और अमूर्त प्रत्ययों को सरल, रुचिकर और बोधगम्य बनाने के लिए, विद्यार्थियों में रटने के स्थान पर तार्किक क्षमता, समस्या समाधान और रचनात्मकता का विकास करने के लिए, विविध पृष्ठभूमि और अलग-अलग गति से सीखने वाले बच्चे समावेशी कक्षा के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पढ़ने वाला पढ़ने वाला प्रभाव। इसके प्रयोग से कक्षा कक्ष का वातावरण जीवंत और बाल केंद्रित बनता है। छात्र सक्रिय शिक्षार्थी बनते हैं जिससे उनका अधिगम अस्थायी होता है, जैसे स्मार्ट क्लास, खेल खेल में सीखना, टॉय बेस्ड पेडागॉजी और अनुभवात्मक अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है। प्रश्न संख्या 18, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की क्या भूमिका है, इसके कोई 3 कार्य लिखें। विद्यालय और समुदाय एक दूसरे से पूरक है। जॉन डेवी ने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय केवल चारदीवारी के भीतर ज्ञान देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित और पोषित करता है। समुदाय के प्रति विद्यालय के 3 मुख्य कार्य, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण। विद्यालय समुदाय में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और जेंडर पूर्वाग्रहों के खिलाफ चेतना जगाता है और समाज को प्रगतिशील और लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर ले जाता है। सुयोग्य नागरिक और कुशल मानव संसाधन का निर्माण। विद्यालय बच्चों को ऐसे ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता है जिससे वे भविष्य में समुदाय के आर्थिक विकास में योगदान दे सके और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। सांस्कृतिक धरोहर और संरक्षण एवं हस्तांतरण। विद्यालय समुदाय की भाषा, कला, लोक परंपराओं और नैतिक मूल्य को संजोकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। प्रश्न संख्या 19, सामूहिक अधिगम, ग्रुप लर्निंग के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों को किस प्रकार समूहबद्ध किया जा सकता है? सामूहिक अधिगम, ग्रुप या कोलैबोरेटिव लर्निंग एक ऐसी शिक्षण रचना है जिसमें छात्र छोटे छोटे समूहों में विभाजित होकर किसी साझा वैश्विक लक्ष्य, प्रोजेक्ट या समस्या के समाधान के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इसके सफल प्रबंधन के लिए शिक्षक को केवल एक व्याख्यात्मकता नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता की भूमिका निभानी होती है। विद्यार्थियों को समूहबद्ध करने के तरीके, विषमांगी समूहन, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, यह सबसे प्रभावी तरीका है जिसमें एक समूह के विभिन्न क्षमताओं वाले, तेज, समान और धीमे सीखने वाले अलग अलग लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल किया जाता है। इससे वे एक दूसरे के सहयोग और सहानुभूति सीखते हैं। रुचि आधारित समूहन, किसी विशेष कला, खेल या प्रोजेक्ट समूह में समान रुचि रखने वाले छात्रों का समूह बनाना। मित्रता या सानिध्य आधारित समूहन, सहज वातावरण के लिए कभी कभी बच्चों को अपने साथियों को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। सब प्रबंधन के दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समूहों में कोई अलगाव या हीन भावना न पनपे। प्रश्न संख्या 20, एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 दस्तावेजों में विद्यालय के लिए किन ढांचागत सुविधाओं का वर्णन किया गया है? इनकी क्या उपयोगिता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 है।
दोनों ही इस बात पर बल देते हैं कि भौतिक वातावरण का बच्चों के सीखने और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्कूल का ढांचा आकर्षक और भयमुक्त होना चाहिए। वर्णित मुख्य ढांचागत सुविधाएं: लचीला कक्षा कक्ष, पर्याप्त रोशनी, हवादार कमरे और बैठक की ऐसी व्यवस्था जिसे ज़रूरत की अनुसार सामूहिक चर्चा के लिए बदला जा सके। संसाधन कक्ष, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, जहां बच्चे स्वयं पुस्तकें चुन सकें और प्रयोग कर सकें। बुनियादी स्वच्छता, बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग क्रियाशील और स्वच्छ शौचालय और सुरक्षित पेयजल की सुविधा। बाधा रहित ग्रुप रैंप, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप और विशेष सुलभ बुनियादी ढांचा। उपयोगिता: ये सुविधाएं बच्चों के स्कूल आने के आकर्षण को बढ़ाती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करती है और समावेशन को बढ़ावा देती है, जिससे सीखने का माहौल बनता है। प्रश्न संख्या 1 है, शैक्षिक नीतियों एवं राजनैतिक दशाएं किस प्रकार से शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को प्रभावित कर रही है? शिक्षकों का कार्य समाज में अलग थलग नहीं होता, वह समकालीन शैक्षिक नीतियों और राजनैतिक दशाओं से गहराई से प्रभावित होता है। ये कारक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों इस तरह से शिक्षण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। प्रभाव की प्रमुख बिंदु: नीतियों का क्रियान्वयन का दबाव। नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसी प्रगतिशील नीतियां शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और बाल केंद्रित शिक्षा की मांग करती है। यदि शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता तो वे तनाव में आ जाते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ: राजनैतिक निर्णयों और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अक्सर शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी, जनगणना और अन्य सर्वेक्षणों में लगा दिया जाता है, जिससे उनका मुख्य कार्य शिक्षण बाधित होता है। जवाबदेही और प्रोत्साहन: जब राजनैतिक व्यवस्था पारदर्शी शिक्षक भर्ती, समय पर पदोन्नति और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देती है तो शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। जिसके विपरीत तदर्थ या संविदा नियुक्तियां असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता गिरती है। प्रश्न संख्या 22, पाठ्यचर्या रूपरेखा कोरिकुलम फ्रेमवर्क की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। भारत में शिक्षा को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए समय समय पर पाठ्यचर्या रूपरेखा का विकास किया गया है। इसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो राष्ट्र निर्माण के प्रयासों से जुड़ी है। ऐतिहासिक कार्यक्रम विकास क्रम क्या है? ऐतिहासिक विकास क्रम: प्रथम प्रयास एनसीएफ 1975, कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों के बाद एनसीईआरटी द्वारा पहली बार देश के लिए एक समान पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई, जिसमें समान मुख्य पाठ्यक्रम की अवधारणा थी। द्वितीय प्रयास एनसीएफ 1988, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आलोक में इसे तैयार किया गया, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया गया। तृतीय प्रयास एनसीएफ 2000, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव और मूल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि यह कुछ विवादों में भी रहा। चतुर्थ प्रयास एनसीएफ 2005, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत पर आधारित यह अब तक का सबसे प्रभावशाली दस्तावेज बना, जिससे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने की वकालत की गई। वर्तमान में एनईपी 2020 के तहत नया एनसीएफ 2023 भी आ चुका है। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मूल्यांकन कीजिए और तथा आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए।
एनसीएफ 2005 भारतीय स्कूली शिक्षा के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ है जो रचनावाद कंस्ट्रक्टिव के सिद्धांत पर आधारित है। यह शिक्षार्थियों को ज्ञान का निर्माता मानता है, न कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। मूल्यांकन सकारात्मक एवं सीमाएं। सकारात्मक पक्ष यह है कि इसने रटंत प्रणाली का कड़ा विरोध किया है, परीक्षा सुधारों जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की नींव रखी है, पाठ्य पुस्तकों को व्यवहारिक बनाया है। हालांकि इसकी सीमा यह रही है कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचा विहीन स्कूलों में इसने उच्च दार्शनिक विचारों को पूरी तरह लागू करना कठिन साबित हुआ है। आज के संदर्भ में प्रासंगिकता। आज 21वीं सदी के कौशल समीक्षात्मक सोच रचनात्मक सहयोग के दौर में एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना पहला। दूसरा, पढ़ाई को रटने से मुक्त करना। तीसरा, पाठचर्या को चहुमुखी विकास करना। चौथा, पांचवा, परीक्षा को लचीला बनाना और एक राष्ट्रीय पहचान को पोषित करना। प्रश्न संख्या 24, वर्तमान में प्रलक्षित शैक्षिक नीतियों के प्रभाव की चर्चा करें। वर्तमान भारतीय शिक्षा परिदृश्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020 और पूर्ववर्ती नीतियों के संचयी प्रभावों से संचालित हो रहा है। इन नीतियों का व्यापक प्रभाव समाज और शिक्षण व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। मुख्य प्रभाव: संरचनात्मक बदलाव। पुरानी 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लागू हो रही है, जिससे पूर्व प्राथमिक, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल किया गया है। मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर स्थानीय या मातृभाषा में शिक्षण पर बल देने से ग्रामीण एवं जनजातीय बच्चों का स्कूलों में जुड़ाव बढ़ा है और अवधारणाओं को समझना आसान हुआ है। कौशल विकास और व्यावसायिकता। कक्षा 6 से ही कोडिंग, व्यावसायिक कौशल और इंटर्नशिप की शुरुआत से शिक्षा रोजगार परक बन रही है। डिजिटलीकरण। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं दीक्षा पोर्टल का विस्तार हुआ है, जिससे सुदूर क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच आसान हुई है। हालांकि डिजिटल असमानताएं अभी भी एक चुनौती है। प्रश्न संख्या 25, नई शिक्षा नीति 2019 एनईपी 2020 प्रारूप पर विस्तृत प्रकाश डालें। डॉक्टर के कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार कस्तूरीरंजन प्रारूप 2019 के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी गई है। यह 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। प्रमुख स्तंभ और विशेषताएं। पहुंच, समता, गुणवत्ता और जवाबदेही। यह नीति इन 4 मूलभूत स्तंभों पर टिकी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। बहुविषयक दृष्टिकोण। कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच के कठोर अलगाव को समाप्त कर दिया गया है। छात्र अब भौतिक विज्ञान के साथ इतिहास या संगीत भी पढ़ सकते हैं। परख। छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना या प्रावधान को रटने के बजाय योग्यता आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित है। शिक्षक शिक्षा। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री अनिवार्य करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि शिक्षण पेशे को गरिमा और गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित की जा सके। यह नीति जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की प्रतिबद्धता भी दोहराती है। थैंक यू। और इस चैनल को बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें।